पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है यूएनओ से। यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना पूछी जाए कब हुई थी, तो आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और दूसरा प्रश्न यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल मिलाकर 6 अंग हैं और 6 अंगों में से 5 अंग ऐसे हैं जिनका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और एकमात्र अंग ऐसा है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका मुख्यालय कहाँ है, द हेग नीदरलैंड में है। ये वाला पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से पूछा जा सकता है कि यूएनओ में कितने सदस्य हैं, तब आपको बताना है कि यूएनओ में 193 सदस्य हैं। और नवीनतम सदस्य पूछा जाएगा यानी कि 193वें नंबर का जो सदस्य है वह कौन है, दक्षिणी सूडान है। और ये कब शामिल हुआ था इसमें, 2011 में इसमें शामिल हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। बात की जाए यूएनओ के अंग की, तो यूएनओ के कितने अंग हमने बताए, यूएनओ के यहाँ पर हमने आपको 6 अंग बताए हैं। अब ये 6 अंग कौन कौन से हैं, पहला अंग है यहाँ पर महासभा, सबके आगे संयुक्त राष्ट्र आपको लगाकर चलना है यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा। दूसरा अंग है इसका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तीसरा अंग है इसका संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा अंग है इसका संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा अंग है इसका संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद। और छठा अंग है इसका संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। हमने आपको बताया कि इसके 5 अंग ऐसे हैं जिनका मुख्यालय कहाँ है, जिनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, 5 अंग ऐसे हैं जिनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन एकमात्र अंग ऐसा है जिसका मुख्यालय कहाँ है, द हेग नीदरलैंड में है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय जो है आपको द हेग नीदरलैंड में मिलेगा। और बाकी जो 5 अंग हैं इनके महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, सामाजिक परिषद हो गया, न्यास परिषद हो गया और सचिवालय हो गया, इन सभी का मुख्यालय कहाँ है, इन सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, तब आपको बताना है कि विश्व की लघु संसद संयुक्त राष्ट्र महासभा को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से जो पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तब आपको बताना है कि इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। और इन 5 सदस्यों के पास में क्या होती है, वीटो पावर होती है। तो वीटो पावर वाले कौन कौन से देश हैं, यानी कि 5 स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं, उन सभी का नाम आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है, 6। संयुक्त राष्ट्र के अंग पूछेगा तब भी कितने हैं, 6। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं पूछेगा तब भी कितनी है, 6। अब ये 6 भाषाएं आपको याद रखनी है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। ये जो 6 भाषाएं हैं इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, दूसरा पॉइंट अपना है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। पहले तो आपको ये याद रखना है कि इन दोनों को जुड़वा बहनें कहते हैं। जुड़वा बहनें किसे कहते हैं, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को क्या कहते हैं, जुड़वा बहनें कहते हैं। बात की जाए इन दोनों की स्थापना की, तो इन दोनों की जो स्थापना है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944-45 में इन दोनों की स्थापना हुई थी। और इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है, इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। बात करेंगे यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो कोष है इसकी जो मुद्रा है क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा क्या है, SDR है। SDR का मतलब है स्पेशल ड्राइंग राइट। इसका मतलब क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट। और इसके नवीनतम सदस्य कौन है, इसका नवीनतम सदस्य है अंडोरा। IMF का नवीनतम सदस्य कौन सा है, IMF का नवीनतम सदस्य है अंडोरा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सार्क से संबंधित। सार्क से संबंधित कौन सा पॉइंट है, यहाँ से सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है। तब आपको बताना है कि सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, इसके सदस्य देशों की संख्या है 8। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1985 को ढाका घोषणा पत्र से, इससे संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। कहाँ है, काठमांडू में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इसके सदस्यों के नाम। 10 सदस्यों के नाम आपको यहाँ से याद रखने हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि म्यांमार जो है
सार्क संगठन का सदस्य है या नहीं है? तो आपको बताना है कि ये नहीं है, क्योंकि इन 10 देशों में म्यांमार का नाम तो आपको कहीं देखने को मिल नहीं रहा है। तो जितने नाम इसमें हैं वही इसके सदस्य हैं, बाकी सदस्य इसके नहीं हैं। लेकिन जो प्रश्न पूछा जाता है वो ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि म्यांमार इसका सदस्य है या नहीं है, तो आपको बता देना है कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आसियान से संबंधित। आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से जो पूछा जाता है कि बैंकॉक घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तब आपको बताना है कि इसका संबंध आसियान से है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। जकार्ता किस देश की राजधानी है? इंडोनेशिया की राजधानी है। आसियान में कितने सदस्य देश हैं? तो आसियान में 10 देश सदस्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि भारत इसका सदस्य नहीं है। यानी कि प्रश्न पूछा जाता है कि भारत जो है ये आसियान का सदस्य है या नहीं, तब आपको बता देना है कि भारत इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत आसियान संबंध की शुरुआत कब हुई थी? भारत आसियान संबंध की शुरुआत हुई थी 1992 में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है G7 संगठन से। G7 संगठन में कितने देश हैं? G7 संगठन में 7 देश सदस्य हैं। इसकी ट्रिक आप लोग यहाँ से देख लेंगे और उसके बाद में इसके जो सदस्य हैं वो नाम आप लोगों को याद रखना है। G से हो जाएगा यहाँ से जर्मनी, F से हो जाएगा फ्रांस, J से हो जाएगा जापान, U से हो जाएगा USA, I से हो जाएगा इटली, C से हो जाएगा कनाडा, ई से हो जाएगा इंग्लैंड। तो ये 7 सदस्य देश हैं और अभी हाल ही में G7 की जो 48वीं बैठक है कहाँ हुई है? 48वीं बैठक इसकी जर्मनी में हुई है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इंटरपोल से संबंधित। इंटरपोल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के लियोन में। इसकी 90वीं महासभा की जो बैठक हुई है कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है। कब? 2022 में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। स्थापना कब हुई थी? 1961 में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है एडीबी से संबंधित यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और स्थापना इसकी कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 1966 यानी कि 1966 में। अगला पॉइंट है WTO से संबंधित। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसकी 1 जनवरी 1995 को हुई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा में है। सदस्य देशों की संख्या 164 है और इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो है यानी कि पहली महिला महानिदेशक जो इसकी हैं नागोजी ओंकाजा इवेला हैं और ये नाइजीरिया देश की रहने वाली हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है UNEP। UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। स्थापना इसकी हुई थी 5 जून 1972 को। इसीलिए 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 1974 में मनाया गया था। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो UNEP का मुख्यालय कहाँ है? UNEP का मुख्यालय नैरोबी में है। केन्या की राजधानी क्या है? केन्या की राजधानी है नैरोबी। उसके बाद में बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ओपेक। ओपेक के बारे में देख लेते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक ये संगठन है। ओपेक क्या है? ओपेक जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट पॉइंट है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में सदस्य कितने हैं? 27। मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। और ब्रिटेन जो है अभी हाल ही में इससे अलग हुआ है जिसको ब्रेक्जिट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यूनिसेफ से संबंधित। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है तब आपको बता देना है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। स्थापना की बात करेंगे यूनिसेफ की तो यूनिसेफ की स्थापना जो है 1946 में हुई थी। अगला पॉइंट दिया गया है अंकटाड से संबंधित। अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी 1964 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका है जिनेवा में। अगला पॉइंट है WWF से संबंधित। WWF का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसका फुल फॉर्म है और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका मुख्यालय है। स्थापना इसकी 1961 में हुई थी और इसका लोगो क्या है? इसका लोगो है पांडा। अगला पॉइंट है IUCN।
IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है और इसी के द्वारा एक रेड डेटा बुक के नाम से जारी किया जाता है। रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? रेड डेटा बुक जो है IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। अगला पॉइंट है स्थापना। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1948 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है FATF से संबंधित। FATF की स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? इसका मुख्यालय है पेरिस में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है WHO से संबंधित। WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका है जिनेवा में। अगला पॉइंट दिया गया है ILO से संबंधित। ILO की स्थापना कब हुई थी? ILO की स्थापना 1919 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ILO का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नाटो। नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। सदस्य देशों की संख्या इसमें 30 है। मुख्यालय इसका कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। अगला पॉइंट है SCO, संघाई सहयोग संगठन। स्थापना 1996 में। मुख्यालय बीजिंग में है। सदस्य देशों की संख्या 9 है। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है बिमस्टेक। बिमस्टेक का फुल फॉर्म पहले आपको देख लेना है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। मुख्यालय इसका श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में है और सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सदस्य देशों की संख्या 7 है। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट अपना दिया गया है पुस्तकों से संबंधित। पहली पुस्तक है यहाँ पर रेहला। रेहला पुस्तक हमने अभी देखी थी, किसकी है? इब्न बतूता की है। कादम्बरी पुस्तक किसकी है? ये बाणभट्ट की है और बाणभट्ट जो है ये किसके दरबारी थे? हर्षवर्धन के दरबारी थे। अगला पॉइंट दिया गया है हर्षचरित। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। राजतरंगिणी पुस्तक किसकी है? यह कल्हड़ की है और इसी राजतरंगिणी में किसका इतिहास दिया गया है? कश्मीर का इतिहास दिया गया है। अगला पॉइंट है यहाँ पर इंडिका। इंडिका पुस्तक किसकी है? ये मेगस्थनीज की है। कल्पसूत्र के रचयिता कौन? कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु। बुद्ध चरित के रचयिता कौन है? बुद्ध चरित के रचयिता हैं अश्वघोष और अश्वघोष के समय ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी और ये इसके उपाध्यक्ष थे। अगला पॉइंट दिया गया है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी है? अष्टाध्यायी ये CU की किसका यात्रा वृत्तांत है? ये ह्वेनसोंग का। ह्वेनसोंग कौन है? एक चीनी यात्री है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है किताबुल हिंद किसकी है? किताबुल हिंद अलबरूनी की है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त और मुद्रा राक्षस को क्या कहते हैं? जासूसी ग्रंथ भी कहते हैं। मृच्छकटिकम किसकी है? मृच्छकटिकम शूद्रक की है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। वराहत संहिता किसकी है? वराहत संहिता वराह मिहिर की है। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत किसका है? सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट का। अमुक्त माल्यदा किसकी है? अमुक्त माल्यदा कृष्णदेव राय की है और कृष्णदेव राय के दरबार में ही कौन थे? अष्टदिग्गज थे। अगला पॉइंट दिया गया है महाभाष्य। महाभाष्य किसने लिखी है? पतंजलि ने। कामसूत्र किसकी है? वात्स्यायन की है। मालविकाग्निमित्रम किसकी है? कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है? कालिदास की। ऋतु संहार किसकी है? ये भी कालिदास की। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो दिया गया है रत्नावली। रत्नावली किसकी है? ये हर्षवर्धन की है। पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रप्रदाय की। लाइफ डिवाइन किसकी? अरविंद घोष की है। इंडियन स्ट्रगल किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की। विश्व इतिहास की झलक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अगला पॉइंट दिया गया है बंदी जीवन। बंदी जीवन किसकी है? सचिंद्रनाथ सान्याल की है और इसी बंदी जीवन को क्रांतिकारियों की बाइबल भी कहा जाता है। हिंद स्वराज किसकी है? हिंद स्वराज महात्मा गांधी की है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है गुलामगिरी। गुलामगिरी किसकी है? यह महात्मा ज्योतिबा फुले की है। गीता रहस्य किसकी है? बाल गंगाधर तिलक। आनंद मठ पुस्तक किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी की है। अगला पॉइंट दिया गया है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है। गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी पुस्तक है? सरोजनी नायडू की है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। गीतांजलि पुस्तक किसकी है? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की है और इन्हें इसी पुस्तक के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नील दर्पण किसकी है? दीनबंधु मित्र की है। इसी नील दर्पण में नील विद्रोह का उल्लेख किया गया है।
अगला पॉइंट है पद्मावत। पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। खजाइन उल फुतूह किसकी है? अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो किसके दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। नेक्स्ट पॉइंट है तबाकर ए नासिर। तबाकर ए नासिर किसकी है? मिनहास उल सिराज की है। वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी है? विलियम स्मिथ की है। नूह सिपीहर किसकी है? अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। पहली अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो पहली अनुसूची में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तीसरी अनुसूची संबंधित है शपथ से। किससे संबंधित है? शपथ से। और चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा की सीटों का उल्लेख करती है। पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का उल्लेख किया गया है। उसके बाद में अपनी अनुसूची है छठी अनुसूची, और छठी अनुसूची में किसका उल्लेख है? छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय प्रशासन का उल्लेख किया गया है। सातवीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जैसे कि आप लोग सुनते हैं समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, इस प्रकार जो सूचियां होती हैं उनका उल्लेख किसमें है? सातवीं अनुसूची में है। उसके बाद में आठवीं अनुसूची की बात करेंगे तो आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। बात करेंगे आठवीं अनुसूची की तो इसमें पहले कितनी भाषाएं थी? इसमें पहले 14 भाषाएं हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में इसमें कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान समय में इसमें 22 भाषाएं हैं, यानी कि 8 भाषाओं को इसमें बाद में जोड़ा गया है। तो बाद में जोड़ी गई भाषाएं कौन कौन सी हैं? सिंधी भाषा, नेपाली भाषा, मणिपुरी भाषा, कोंकणी भाषा, और उसके बाद में बोडो भाषा, डोंगरी भाषा, मैथिली भाषा और संथाली भाषा। ये सभी भाषाएं जो हैं ये बाद में जोड़ी गई हैं। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जो है ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इसको पहले नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था, और यह भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और यह दल बदल संबंधी प्रावधान से ये संबंधित है। उसके बाद में 11वीं जो अनुसूची है इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, लेकिन लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, क्योंकि जो 11वीं अनुसूची है ये पंचायतों के प्रावधान से संबंधित है। बात करेंगे 11वीं अनुसूची की, तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय इसमें हैं। उसके बाद में अपना पॉइंट दिया गया है यहाँ पर 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर निकायों के प्रावधान से संबंधित है, और ये 12वीं अनुसूची जो है इसको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो अभी तक हमने महत्वपूर्ण अनुसूचियां देख ली हैं, अब देखेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण अनुच्छेद इसमें क्या दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद नंबर 1 में क्या लिखा है? अनुच्छेद नंबर 1 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में लिखा गया है। और अनुच्छेद नंबर 5 से 11 में किसके बारे में लिखा गया है? नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद नंबर 14 में किसके बारे में बताया गया है? विधि के समक्ष समता के बारे में इसमें बताया गया है। अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 17 में। उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 18 में। उसके बाद में है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो 19(1) में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 21 में है। शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 21A में है। और इसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। शोषण के विरुद्ध का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 24 में है। अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 25 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32 में है। डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है, कौन से अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद नंबर 37 में। लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 38 में। निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 39A में है। उसके बाद में दिया गया है ग्राम पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद नंबर 40 में। समान नागरिक संहिता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 44 में।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है पोषण संबंधित अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 47 में है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद नंबर 50 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय शांति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51 ए में है। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 52 में है। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है, अनुच्छेद नंबर 53 में। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि का कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है, अनुच्छेद नंबर 55 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, इसका उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 56 में। राष्ट्रपति की शपथ ली जाएगी किसके द्वारा, इसका उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 60 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 61 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 63 में। उसके बाद में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा है, अनुच्छेद नंबर 64 में। अनुच्छेद नंबर 71 में क्या लिखा गया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, ऐसा इसमें लिखा गया है। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 72 में किसका उल्लेख है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति का उल्लेख है। महान न्यायवादी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 76 में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि लोकसभा की संयुक्त बैठक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद नंबर 108 में। धन विधेयक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 110 में। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 112 में। राष्ट्रपति के अध्यादेश का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 123 में। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 124 में है। सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय होगा, कौन से अनुच्छेद में लिखा है, अनुच्छेद नंबर 129 में। उसके बाद में दिया गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, अनुच्छेद नंबर 143 में लिखा है। सीएजी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, 148 में। राज्यपाल के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 153 में। राज्यपाल के पास क्षमादान करने की शक्ति किसके पास, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 161 में। महाधिवक्ता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 165 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है राज्यपाल के अध्यादेश का। राज्यपाल के अध्यादेश का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 213 में। हाई कोर्ट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 214 में। अगर सुप्रीम कोर्ट पूछेगा तो 124, हाई कोर्ट पूछेगा तो 214। हाई कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय होगा, कौन से अनुच्छेद में लिखा है, अनुच्छेद नंबर 215 में। और सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय होगा, यह कौन से अनुच्छेद में लिखा है, अनुच्छेद नंबर 129 में। किसमें बताया था अभी हमने, 129 में बताया था, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा हाई कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय होगा कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 215 में। और हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 2 में। और सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 32 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि दिल्ली से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 239 डबल ए। उसके बाद स्थानीय स्वशासन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 243 से लेकर 243 ओ तक इसका उल्लेख किया गया है। जीएसटी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 246 ए में है। अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 263 में है। और अंतरराज्यीय परिषद का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। संचित निधि का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 266 में। और संचित निधि किसके हाथ में होती है, संसद के हाथ में होती है। आकस्मिक निधि का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 267 में है और यह राष्ट्रपति के हाथों में होती है। वित्त आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 280 में है। संपत्ति का अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद नंबर 300 ए में किया गया है। पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब ये क्या बन गया है, एक कानूनी अधिकार बन गया है। इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उठाकर इसमें डाल दिया गया। यूपीएससी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, 315 में है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख 324 में है। एनसीएससी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का उल्लेख 338 में है। एनसीएसटी यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इसका उल्लेख 338 ए में है। उसके बाद में राजभाषा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 343 में है। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख 352 में है।
राष्ट्रपति शासन का उल्लेख 356 में है, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख 360 में है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख 368 में है। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की। तो एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने की थी। किसने? 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने की थी। और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अगला पॉइंट दिया गया है यंग बंग आंदोलन, यानी कि युवा बंगाल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये हेनरी डिजोरियो के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तत्वबोधिनी सभा जो है देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा स्थापित की गई। रहनुमाई सभा की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कब? 1867 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में की थी। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. हयूम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह मेहता और तेलंग के द्वारा की गई थी। बेलूर मठ किसके द्वारा स्थापित किया गया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। अभिनव भारत जो है, अभिनव भारत किसके द्वारा शुरू की गई? वी.डी. सावरकर के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित किया गया? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीम खां के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। किसके द्वारा? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? 1919 में अली बंधुओं के द्वारा इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है यह हेड गोवर ने 1925 में स्थापित किया। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह ने की। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई थी। खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना B.R. अम्बेडकर ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है कि जो कांग्रेस की स्थापना है ये 1885 को हुई थी। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हयूम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की जो स्थापना जब की गई थी उस समय वायसराय कौन थे? उस समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे इस समय डफरिन। तो यहाँ से ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। स्थापना कब हुई थी, स्थापना किसने की थी, उस समय वायसराय कौन थे, ये तीनों पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कब हुआ था? ये इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। कौन थे? जॉर्ज यूल थे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था बनारस में। और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इसी अधिवेशन में क्या किया गया था? स्वदेशी आंदोलन को स्वीकृति प्रदान की गई थी।
प्रश्न यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि स्वदेशी आंदोलन को स्वीकृति कौन से अधिवेशन में मिली थी, तो आपको बताना है 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि बनारस में हुआ था और अध्यक्ष इसके कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की तिथि रखी गई थी और किसके समय में, करजन के समय में ये बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। और इसी बंगाल विभाजन के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया जाता है जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, अगर ये आपसे पूछ दे तो आपको बताना है 7 अगस्त 1905 को। इसीलिए 7 अगस्त को क्या किया जाता है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है 1923 में जो दिल्ली का अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे, 1923 में जो दिल्ली का अधिवेशन हुआ इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद और ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तब आपको बताना है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे और इन्होंने 1923 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 1948 का जयपुर अधिवेशन। 1948 में जयपुर का अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। अब यहाँ पर हम एक एक अधिवेशन को करने वाले हैं। तो सबसे पहले दिया गया है पहला अधिवेशन। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ था। पहला अधिवेशन कब हुआ था, तब आपको बताना है कि 1885 में हुआ था। और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। आपको ये शॉर्ट फॉर्म में नाम देखने को मिलता है WC बनर्जी। तो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी या फिर कह सकते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद में है दूसरा अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था, दूसरा अधिवेशन कोलकाता में 1886 को हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन कब और कहाँ हुआ, तीसरा अधिवेशन 1887 को मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, तब आपको बताना है कि इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। और अगर पूछा जाए कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तब आपको बताना है बदरुद्दीन तैयब जी ही इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1896 में हुआ था। ये वाला जो अधिवेशन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। वंदे मातरम पहली बार कौन से अधिवेशन में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। बात की जाए वंदे मातरम को, तो वंदे मातरम को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाता है दो दलों में। ये दो दल कौन कौन से होते हैं, नरम दल और गरम दल। कांग्रेस का विभाजन दो दलों में कब हुआ, सूरत अधिवेशन में हुआ, 1907 में हुआ। और अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष थे। दल कौन कौन से बने, नरम दल और गरम दल। उसके बाद में एक अधिवेशन होता है कलकत्ता अधिवेशन, और कलकत्ता अधिवेशन जो है ये 1911 में हुआ था। और इसी अधिवेशन में जन गण मन यानी कि राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था। और पहली बार इसे कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। बात की जाए जन गण मन की, तो इसको संविधान सभा ने कब अपनाया था, तो अपनाया था इसको 24 जनवरी 1950 को। और इस कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बिशन नारायण धर थे। कौन थे, बिशन नारायण धर। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। जैसा कि दोस्तों अभी आप लोगों ने पढ़ा कि 1907 का जो सूरत अधिवेशन था उसमें कांग्रेस का विभाजन दो दलों में हो जाता है, नरम दल और गरम दल। अब इस समय क्या होता है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में क्या होता है, ये नरम दल और गरम दल एक बार फिर से एक हो जाते हैं और कांग्रेस फिर से एक हो जाती है। तो इसके अध्यक्ष आपसे पूछे जाते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1917 में हुआ था, तो 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। और एनी बेसेंट जो है ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ये भी आपको यहाँ से फैक्ट याद रखना है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन, एनी बेसेंट। इन्होंने अध्यक्षता कौन से अधिवेशन की थी, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। और ये जो अधिवेशन था कौन से क्रम था, ये अधिवेशन जो है 33वें क्रम का था। बात की जाए इनकी एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट जो है कौन से देश की थी, ये आयरलैंड के थी। आयरलैंड की बात करेंगे तो आयरलैंड से ही भारत के संविधान में भाग 4 को शामिल किया गया है। यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको कहाँ से लिया गया है, इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बात की जाए एनी बेसेंट के पत्रिका की, तो एनी बेसेंट की एक पत्रिका आपको याद रखनी है, पत्रिका का नाम है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी है, एनी बेसेंट की है।
उसके बाद में बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1920 में, और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे विजय राघवाचार्य। और इसी अधिवेशन में क्या किया गया था? इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अनुमति दी गई थी। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन जो है 1925 में हुआ था, और इसकी अध्यक्ष कौन थी? इसकी अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट बताएंगे। अगर आपसे ये पूछ दे कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आपको बताना है सरोजिनी नायडू। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कराची अधिवेशन कब हुआ था? कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला पॉइंट दिया गया है हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद में 1939 में होता है त्रिपुरी अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मेरठ अधिवेशन। मेरठ अधिवेशन कब हुआ था? 1946 में हुआ था, अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। तो अभी तक हमने जितने भी कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन थे उन सभी को हमने देख लिया है। सबसे पहला जो यहाँ पर संशोधन दिया गया है कि पहले नंबर का संविधान संशोधन कब हुआ था, तो पहले नंबर का जो संविधान संशोधन है 1951 को हुआ था, और इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। संविधान में अगर पूछा जाए कि संविधान में 9वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। कब? 1951 में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 7वां संविधान संशोधन जो है ये 1956 में हुआ था, और इसके द्वारा ये किससे संबंधित है? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1962 को हुआ था, और ये किससे संबंधित है? नागालैंड राज्य से संबंधित है, ये उसको विशेष प्रावधान प्रदान करता है। 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, और इसके द्वारा संविधान में जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 15वीं भाषा को जोड़ा गया था। भाषा कौन थी? सिंधी भाषा। उसके बाद में होता है 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। आपको यहाँ से याद रखना है कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है या लघु संविधान कहा जाता है। तो लघु संविधान किसे कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता जो शब्द हैं कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। उसके बाद में पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तब भी आपको बताना है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसी के द्वारा आर्टिकल नंबर 51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, भाग 4A जिसमें क्या उल्लेख है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो आपसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 51A में है। भाग पूछा जाएगा तो भाग 4A बता देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब ये क्या है? अब ये विधिक अधिकार बन गया है, और इसको अनुच्छेद नंबर 300A में रखा गया है। और इस समय किसकी सरकार थी? इस समय मोरारजी देसाई जी की सरकार थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है 52वां संशोधन। 52वां संशोधन कब हुआ था? 1985 में, और ये किससे संबंधित है? दल बदल कानून से ये संबंधित है, और इसी के द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। उसके बाद में 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, और इसके द्वारा मतदान करने की जो उम्र 21 वर्ष हुआ करती थी उसको कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। सरकार किसकी थी? इस समय राजीव गांधी की सरकार थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन जो है ये 1991 में हुआ था, और ये किससे संबंधित है? दिल्ली से संबंधित है, यानी कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा इसी संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। अगला पॉइंट है 71वां संशोधन जो कि 1992 में हुआ। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषाएं जोड़ी जाती हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अगर आप लोग नमक याद रख लेंगे तो ना से हो जाएगा नेपाली, मा से हो जाएगा मणिपुरी, का से हो जाएगा कोंकणी। तो इस नमक से आपको इन 3 भाषाओं को याद रख सकते हैं कि 71वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको 1992 में जोड़ा गया था।
उसके बाद में है 73वां संविधान संशोधन जो कि 1993 में हुआ था। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है और 24 अप्रैल 1993 को यह संविधान संशोधन लागू हुआ था। उसके बाद में है 74वां संशोधन। 74वां संविधान संशोधन जो है 1993 में हुआ था और इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला पॉइंट है यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। इसके द्वारा निःशुल्क शिक्षा को जोड़ा गया। निःशुल्क शिक्षा से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन। और ये अपना 11वां मौलिक कर्तव्य भी है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य अगर पूछा जाए कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तब आपको बताना है कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद नंबर 21A में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है 89वां संशोधन। 89वां संशोधन कब हुआ था? 2003 में हुआ था और इसके द्वारा ये किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था और इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 338A में है, जिसको हम कहते हैं NCST। NCST से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? 89वां संशोधन। उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं फिर से जोड़ी जाती हैं। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है और इस प्रकार से संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हो जाती हैं? 22 भाषाएं कुल यहाँ पर देखने को अब मिलती हैं, जो कि पहले कितनी थी? पहले थी यहाँ पर 14। बाद में कुल मिलाकर 8 भाषाएं जोड़ी गई तो भाषाएं कितनी हो गई? 22। उसके बाद में दिया गया है 101वां संशोधन। 101वां संशोधन 2016 में हुआ था, ये जीएसटी से संबंधित है। 102वां संशोधन जो कि 2018 में हुआ था, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रावधान से संबंधित है। 103वां संशोधन 2019 में हुआ और ये ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण से संबंधित है। बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है स्वदेशी आंदोलन से संबंधित। स्वदेशी आंदोलन कब और किसके विरोध में हुआ था? तो आपको बता देना है कि जो स्वदेशी आंदोलन है ये 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। किसके समय में हुआ था? ये करजन के समय में हुआ था। तो ये तो बात हो गई स्वदेशी आंदोलन की किसके विरोध में हुआ था। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि स्वदेशी आंदोलन हुआ कहाँ था, तो आपको बताना है कोलकाता के टाउन हॉल में ये हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता के टाउन हॉल में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का जो विभाजन है वह 1907 को सूरत अधिवेशन में हुआ था और कांग्रेस 2 दलों में बट गई थी, जिसको हम जानते हैं नरम दल और गरम दल के नाम से। बात की जाए इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है उसमें पूछा जा रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे और इसीलिए 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 को एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है लखनऊ पैक्ट या लखनऊ अधिवेशन। ये कब हुआ था? ये 1916 में हुआ था। इस अधिवेशन के द्वारा क्या होता है, जब 1907 को सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है 2 दलों में बढ़ जाती है, नरम दल और गरम दल में। उसके बाद में ये 1916 में एक अधिवेशन और होता है जिसको कहते हैं लखनऊ अधिवेशन और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल फिर से एक हो जाते हैं, यानी कि इसमें कांग्रेस का एक बार फिर से मिलन हो जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे इसके अंबिका चरण मजूमदार। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कौन से वर्ष का है? ये 1919 का है, सन आपको याद रखना है। उसके बाद में कहते हैं इसको काला कानून भी कहा जाता है। इसे ना अपील, ना दलील, ना वकील का कानून भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट यहां से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट अपना यहाँ पर दिया गया है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इस दिन कौन सा दिन था? इस दिन ये जो बैसाखी है ये दिन इस दिन था। बात की जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो नरसंहार हुआ था, इसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था। उस आयोग का नाम क्या है? उस आयोग का नाम है हंटर आयोग। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था और यह खिलाफत आंदोलन शुरू क्यों किया गया था? तुर्की में खलीफा का पद जो समाप्त कर दिया गया था उसी के खिलाफ यह खिलाफत आंदोलन को शुरू किया गया था और के द्वारा शुरू किया गया था शौकत अली बंधु के द्वारा इसको शुरू किया गया था।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है ये कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है ये 1920 को हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे ये विजय राघवाचार्य थे। कौन थे? विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे। और बात की जाए असहयोग आंदोलन की अनुमति, असहयोग आंदोलन की अनुमति कौन से अधिवेशन में मिली थी? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ही मिली थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ है ये 1 अगस्त 1920 को हुआ था और ये आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा ही चंपारण सत्याग्रह को शुरू किया गया था। कब? 1917 में, और ये इनका पहला सत्याग्रह था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये फरवरी 1922 में हुआ था। कहाँ घटना हुई थी ये घटना गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी और इसी कांड के बाद में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तब आपको बताना है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई थी और इसी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम 1928 में बदलकर क्या कर दिया जाता है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया जाता है। और इसमें कौन शामिल हो जाते हैं? भगत सिंह और चंद्रशेखर शामिल इसमें हो जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तब आपको बताना है 1927 में। अगर पूछा जाए साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो साइमन कमीशन जो भारत पहुंचा था ये 1928 में पहुंचा था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कौन से वर्ष से संबंधित है? ये 1928 से संबंधित है। किसके द्वारा लाई गई थी नेहरू रिपोर्ट? मोतीलाल नेहरू के द्वारा लाई गई थी। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? बारदौली सत्याग्रह जो ये 1928 को गुजरात में हुआ था और इसी बारदौली सत्याग्रह में बारदौली की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि किसे दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना यहाँ पर दिया गया है लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस के ही मुद्दे में क्या किया गया था? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। कौन से केस में? लाहौर षड्यंत्र के केस में इन लोगों को फांसी दी गई थी। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो प्रश्न यहां से यह पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में की गई थी? तो कांग्रेस के 1929 वाले अधिवेशन में की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? तो ये जो है 1930 को, यानी कि 26 जनवरी 1930 को हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो दिया गया है नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह को चलाया जाता है और इसको हम दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो आपको बताना है ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। और ये स्टार्ट कहां से हुआ था? स्टार्ट हुआ था साबरमती से और इसको समाप्त कहां किया गया? समाप्त किया गया इसको दांडी में। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। समाप्त किया गया था दांडी में और स्टार्ट किया गया था साबरमती से। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन है ये 12 नवंबर 1930 को हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड इसके अध्यक्ष थे और इसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये हुआ था मार्च 1931 को। सेकेंड पॉइंट है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये 1931 में हुआ था। कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट कब प्रदान किया गया था? 1932 में प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? मैकडोनल्ड के द्वारा ये प्रदान किया गया था। पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट जो है ये सितंबर 1932 को हुआ था। किसके किसके बीच में? महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में ये समझौता हुआ था। कहाँ हुआ था? यरवदा जेल पुणे में।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में। पहला हुआ 30 में, दूसरा हुआ 31 में और तीसरा हुआ 32 में। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? 1939 में हुआ था। अगर पूछा जाए गठन किसके द्वारा किया गया था, तो गठन जो है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। उसके बाद में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को यह मनाया गया था। अगस्त प्रस्ताव कब का है? अगस्त प्रस्ताव 1940 का है और ये किसके समय का है? लिनलिथगो के समय का। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का गठन कब हुआ? 1942 में। और इसी क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किस मिशन को कहा था, तब आपको बताना है क्रिप्स मिशन को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था और इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है लाल किला मुकदमा किस पर चलाया गया था? तो लाल किला जो मुकदमा है ये आजाद हिंद फौज के खिलाफ चलाया गया था। नौसेना विद्रोह कब हुआ? नौसेना विद्रोह 1946 को मुंबई में हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 में। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। तो एक सदस्य ये हो गए और 2 अन्य सदस्य थे इसमें अलेक्जेंडर और क्रिप्स। तो यहाँ से तीनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? पहला पूछा जाता है कैबिनेट मिशन का गठन, तब आपको बताना है 1946। सदस्य पूछे जाए तो आपको बताना है 3 सदस्य। अध्यक्ष पूछे जाए तो पैथिक लॉरेंस। अन्य सदस्य कौन कौन से? अलेक्जेंडर और क्रिप्स। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। माउंटबेटन योजना कब आई थी? माउंटबेटन योजना है 3 जून 1947 की। स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई थी? स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी 15 अगस्त 1947 को। और स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था? स्वतंत्रता अधिनियम आया था 18 जुलाई 1947 को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय गणतंत्र की जो स्थापना है ये 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भूदान आंदोलन को 1951 में विनोबा भावे जी के द्वारा शुरू किया गया था। कहां से? पोचमपल्ली, तेलंगाना के पोचमपल्ली से इसको शुरू किया गया था। तो यहां से आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं कि भूदान आंदोलन कब स्टार्ट किया गया? 1951 में। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? विनोबा भावे के द्वारा। कहां से स्टार्ट किया गया? पोचमपल्ली से। पोचमपल्ली गांव कहां है? ये तेलंगाना में है। तो ये 4 प्रश्न यहां से आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों ये थे आज आपके प्रश्न और ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर सेशन आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।